का चुनाव करें तो अपोजिट शब्द के रूप में हम किसका सिलेक्शन करेंगे? तो अपोजिट के रूप में हम सिलेक्शन करेंगे सीरियस। अब अगर मैं ऑप्शन ए के बारे में बात करूं तो ऑप्शन ए आपको कहेगा क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब क्या हुआ? अगर आप क्यूरियस हो किसी भी चीज को करने के मामले में, इसका मतलब क्या हो? आप उत्सुक हो। ठीक है। इसके बाद अगर मैं गिडी या ड्रॉल के बारे में बात करूं तो गिडी या ड्रॉल ये क्या है? हास्यास्पद। मतलब क्या हुआ कि आप सीरियस नेचर के नहीं हो, हल्के फुल्के मिजाज के हो, हंसमुख स्वभाव के हो। ये दोनों के दोनों शब्द जो कि क्या हो जाएंगे आपको रिसीबल के जो है आपके हो जाएंगे ये सिनोनिमस। लेकिन पूछा क्या जा रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कह रहा है विपरीत अर्थ दिखाने वाले मुझे शब्दों का चुनाव करके दें। तो इसका एंटोनिमस वर्ड कौन सा हो जाएगा? सीरियस। देयरफॉर योर आंसर इज सी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 79। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन। अब यहां पर देखो क्या हुआ? सेंटेंस द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन। तो यहां पर देखो इंस्ट्रक्शंस में लिखने में थोड़ी सी त्रुटि हुई है। इसमें क्या कहोगे? जो सेंटेंस गिवन है उसमें एक सर्टेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस को अंडरलाइन किया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इसे सब्स्टिट्यूट करना पड़े, इसकी जगह पर जो कि दिए गए ऑप्शंस में से किसी भी फ्रेज का चयन किया जाना हो तो बता दो अप्रोप्रिएटली किस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यहां पर चयन किया जा सकता है गिवन ऑप्शंस में से। सेंटेंस कहता है कि ही वॉज एन इरिस्पॉन्सिबल पर्सन। इफ यू आर एन इरिस्पॉन्सिबल पर्सन इट मीन्स यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। आप जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है। किस मामले में? कहता है कि ही वॉज एन irresponsible person to the matter of, अब यहां पर देखो talking up responsibilities। तो सेंटेंस आपको मीनिंग कन्वे करना चाहता है कि जिम्मेवारी लेने के मामले में वो क्या है? गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है कि गैर जिम्मेवार, इसका मतलब क्या? रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है। और किस मामले में रिस्पॉन्सिबल नहीं है? इन द मैटर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व लेने के मामले में वो गैर जिम्मेवार व्यक्ति है। इट मींस द पर्सन डजंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जरा सोच के देखो, यहां टॉकिंग की जरूरत नहीं है, यहां बातचीत करने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या है? आपको टेकिंग, यहां क्या होना चाहिए? टॉकिंग नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? टेकिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और दूसरा देखो क्या है कि ही वॉज एन इरिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द मैटर ऑफ। यहां पर जो यूज करोगे ये प्रीपोजिशनल जो एरर है टू के बदले किसको यूज करोगे? इन। और ये कंप्लीट फ्रेज क्या बनेगा? इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब क्या हुआ? जिम्मेवारी निभाने के मामले में वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है। तो चलो अब अगर हम दिए गए ऑप्शन में से अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग? इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप। इट मींस योर आंसर इज डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 80। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 80 को तो क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस बिलो इज जम्बल्ड ऑर्डर। तो कहने का मतलब ये पैराजम्बल्स के क्वेश्चन है और इसमें किया क्या गया है? एक ही सेंटेंस को डिफरेंट सेगमेंट में बांट दिया गया है और आपको कहता है कि सेंटेंस को आप मुझे अरेंज करके दो। तो ये तो बिल्कुल ही आसान है, विद पलक झपकते ही इसको सॉल्व कर लोगे आप। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करता हूं सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करेंगे तो स्पष्ट दिख रहा है कि सब्जेक्ट कौन है? आपका शी है। और शी है, इसका मतलब ये किस ऑप्शन में है? आर में है। तो आर से दिया गया ऑप्शन कितने हैं आपके पास? आर से दिया गया मात्र एक ऑप्शन है, वो क्या है? डी। आप अपने आंसर पे आ चुके हो। अब क्या करो कि सीक्वेंस में आप बैलेंस कर लो। इसको क्या कहोगे? सी बेक्ड और डिलीशियस चॉकलेट केक। इसका मतलब क्या हुआ? उसने क्या किया था? एक डिलीशियस चॉकलेट केक बनाया था उसने। तो यहां पर क्या देखोगे? डिलीशियस के पहले सिर्फ एक आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए मिसिंग है क्योंकि नाउन सिंगुलर एंड काउंटेबल है। देयरफॉर आर्टिकल्स ए और एन शुड बी यूज्ड ओवर हियर। तो इसको क्या करोगे आप? टाइपिंग एरर मान करके चलो। तो अल्टीमेटली क्या करोगे आप? ऑलरेडी आपने बैलेंस कर लिया। सेंटेंस की शुरुआत डी से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? सी से होनी चाहिए। और सी वाले ऑप्शन कौन से हैं? आर वाले। और आर वाले ऑप्शन ओनली वन अवेलेबल है एंड दैट इज योर आंसर डी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि सेंटेंस में मैंने एक शब्द यूज किए हैं, ठीक है, वो शब्द जो मैंने यूज किए हैं उसके विपरीत अर्थ रखने वाले शब्दों का चुनाव करें आप गिवन ऑप्शंस में से। तो चलो सेंटेंस का मीनिंग पढ़ करके देखते हैं सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। सेंटेंस कह रहा है मोस्ट ऑफ द लैंड नियर द टाउन, अधिकांश जमीन जो शहर के जो नजदीक है, इज बैरन, मतलब कि शहर के समीप वाली जो जमीन है अधिकाधिक तौर पर वो क्या है? जमीन बंजर है।
ठीक है, बट द एफर्ट्स ऑफ द फार्मर्स हैव टर्न्ड इट, लेकिन किसानों के प्रयास ने इस बंजर भूमि को क्या बना दिया है? तो जरा सोच के देखो, भूमि बंजर है और इसका अपोजिट लेंगे तो ये क्या बना देगा? बंजर भूमि को उपजाऊ बना देगा। तो बैरन का जस्ट अपोजिट क्या हो गया? आपका उपजाऊ। उपजाऊ के लिए देखो यहां पर क्या है? फर्टाइल आपके ऑप्शन में ऑलरेडी गिवन है, तो देयरफॉर योर आंसर इज ए। ठीक है, अगर मैं बाकी ऑप्शंस को देखूं तो यहां पर देखो क्या करोगे? स्टेराइल, स्टेराइल का भी मतलब कहता है बंजर, और बंजर कहने का मतलब क्या हुआ? किसी पर्सन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और स्टेराइल अगर मैं कहूं किसी के बारे में द पर्सन इज स्टेराइल, इसका मतलब क्या हुआ? द पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, वो व्यक्ति जो कि संतान व्युत्पत्ति करने के मामले में असक्षम है, जिसको हिंदी में बड़े ही फुहड़ लैंग्वेज में यूज करते हो, द पर्सन इज नपुंसक। ठीक है, बंजर वो व्यक्ति भी है लेकिन वो पर्सन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जमीन के लिए बंजर के अर्थ में यूज करोगे तो वो शब्द कौन सा होगा? बैरन। ठीक है, या जिसको आप क्या कह सकते हो? इनफर्टाइल कह सकते हो, लेकिन लेना क्या है? उल्टा फर्टाइल लेना है, जो कि क्या है? उपजाऊ। बाकी अगर मैं देखूं इनफर्टाइल, तो ये क्या है? बंजर, जो भूमि के लिए यूज करोगे। इसके बाद को अनफ्रूटफुल, इसका मतलब क्या हुआ? आपने एफर्ट्स तो लिए लेकिन जिसका कोई भी परिणाम निकल करके सामने नहीं आया। इट मींस अगर देखा जाए इसको मोर और लेस अगर हम देखना चाहें तो इन तीनों शब्दों को इसको हम क्या रख सकते हैं? किस तौर पर, किस तौर पर रख सकते हैं? सिनोनिमस के तौर पर इन तीनों शब्दों को रखा जा सकता है। हाउएवर योर ऑप्शन 1 इज जस्ट द एंटोनिमस। ये क्या है? ऑप्शन 1 आपका जस्ट अपोजिट है, देयरफॉर योर आंसर शुड बी ए। चलो अब आते हैं, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। अब क्वेश्चन नंबर 82 कहता है, क्या कहता है आपको? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो कहता है कि द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन टुमारो। तो गिवन सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया गया है? द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन टुमारो। तो यहां पर मॉडल वर्ब के साथ बी प्लस V3 को यूज किया गया है। इसका मतलब एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा? एक्टिव वॉइस कैसे बनाओगे? ऑब्जेक्ट को वाक्य का सब्जेक्ट बना लो, और विल बी डिलीवर्ड जो है उनमें से बी हटा दो, तो क्या हो जाएगा? द पोस्टमैन विल। और पैसिव वॉइस में वर्ब आपके थर्ड फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू टेंसेस, अकॉर्डिंग टू एक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो मॉडल्स के बाद सबसे पहला वर्ब क्या होता है? V1 में होता है। तो क्या बनाओगे आप? द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर टुमारो। तो देख लो किस ऑप्शन में है? द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर टुमारो। इट मींस योर आंसर इज डी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? करेक्ट स्पेलिंग का चुनाव करना है आपको, ठीक है, ताकि ब्लैंक्स को फिल किया जा सके। तो देखते हैं क्या कहा जा रहा है सेंटेंस के माध्यम से। सुबीर्स लॉन्ग एब्सेंस इज लाइकली टू हैव ब्लैंक्स फॉर एम्प्लॉइज इन द ऑफिस। और क्या कहता है कि सुबीर की जो है लंबे समय से उनकी जो अनुपस्थिति है, संभावना ये है कि उसका जो संभावना यह है कि उसकी इस अनुपस्थिति का जो प्रभाव जो पड़ेगा एम्प्लॉइज पर, ऑफिस में मौजूद एम्प्लॉइज पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, जिसको आप रिपरकशंस कहते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? बेरिंग क्या कहोगे? अनप्लीजेंट इफेक्ट कह सकते हो। क्या कहोगे? जिसका जो कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ऑफिस के अन्य एम्प्लॉइज पर, बिकॉज विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन द पर्सन हैज बीन एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या कहोगे? इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। और वही नेगेटिव प्रभाव के अर्थ में 4 ऑप्शंस है आपके पास, रिपरकशंस। और रिपरकशंस के अगर स्पेलिंग के बारे में बात करोगे तो इसके स्पेलिंग क्या होते हैं? ठीक है, तो यह बात आपको अच्छी तरह से पता है कि इसके स्पेलिंग होते हैं REPERCUSSIONS। देयरफॉर योर आंसर इज डी। चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है, इन द गिवन क्वेश्चन अ स्टेटमेंट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स इज गिवन, रीअरेंज ऑल द सेगमेंट्स टू फॉर्म अ कोहेरेंट स्टेटमेंट। ये किस सेक्शन के सवाल हैं? आपके पैराजंबल्स के क्वेश्चन हैं। और पैराजंबल्स हैं, देखो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिसको अरेंज करना क्या है? काफी आसान होता है। अगर इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो क्या कहता है? अगर ओ वाले ऑप्शन में अगर हम देखना चाहें तो कहता है इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो जरा सोच के देखो यहां पर क्या किया गया है? पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन किसके लिए किया गया है इसका पता नहीं। इसका मतलब ओपनिंग सेंटेंस तो ये नहीं है, ठीक है। एंड सुन गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, और शीघ्र ही जो कि खुद को क्या किया कि चुनाव करवा लिया। किस रूप में? जो कि इलेक्ट करवा लिया, खुद को जो कि क्या किया? इलेक्टेड, खुद को इलेक्ट करवा लिया। किसने करवाया ये भी पता नहीं। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, मतलब क्या हुआ? देश के प्रशासक, ठीक है। इसके बाद जनरल अयूब खान टुक ओवर। जनरल अयूब खान ने क्या किया कि टुक ओवर। टुक ओवर का मतलब क्या होता है? टेक ओवर। इफ यू टेक ओवर समवन, इसका मतलब क्या हुआ? किसी की जगह लेना। अगर मान लो क्या कहता है कि अगर आप कहते हो आउटगोइंग गवर्नर ऑफ इंडिया, आउटगोइंग
प्राइम मिनिस्टर, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। इसका मतलब क्या, आउटगोइंग का मतलब क्या हुआ, जिसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया और जो उस पद को छोड़ के गए, तो उसकी जगह क्या होगा, नए का आगमन होगा, इनकमिंग। तो इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या, नए जो प्राइम मिनिस्टर इस पद के लिए आसीन हुए हैं। और आउटगोइंग का मतलब क्या हुआ, इस पद से जो क्या हुए अपना कार्यकाल पूरा करके बाहर गए हैं। ठीक है, तो चलो अब जैसे देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आउटगोइंग गवर्नर मिस्टर रघुराम जी राजन, तो इसका मतलब क्या, आउटगोइंग का मतलब क्या हुआ, जिसने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करके क्या किया कि इस पद से मुक्त हुए, सेवा मुक्त हुए, तो उसको आउटगोइंग कहेंगे। अगर इनकमिंग में जो है कि डी सुब्बाराव या कोई और आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इनकमिंग गवर्नर ऑफ आरबीआई। चलो, तो अब यहां से देखो क्या कहा जा रहा है कि अब अगर हम बात करते हैं तो चलो हमें क्या करना है, अरेंज तो करना ही है, साथ साथ ग्रामेटिकली भी ये करेक्ट होना चाहिए, सेंटेंस मीनिंगफुल भी होना चाहिए। अब अगर हम इसको अरेंज करके देखें तो क्या कहोगे, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या, पाकिस्तान ने जब अपना पहला संविधान बनाया इसके बाद, तो जरा सोच के देखो ये इट्स का प्रयोग किसके लिए हुआ, पाकिस्तान के लिए हुआ। एक ज्योग्राफिकल यूनिट, नेम ऑफ द कंट्री, जिसके लिए पोसेसिव केस क्या लेंगे हम, इट्स लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एस के बाद ओ होगा, इस बात की श्योरिटी है। तो एस के बाद ओ कितने ऑप्शंस में आपके पास अवेलेबल है, देखो एस के बाद ओ न इसमें है, न इसमें है, न इसमें है, इट मींस यू हैव ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल एंड दैट इज आंसर सी। एग्जाम्स में क्या करोगे, इससे ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि हो सकता है कि देयर में बी समथिंग मिसिंग, तो आप कंप्लीटली अरेंज करके फिर चेक कर लो। तो क्या करोगे कि आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान ने क्या किया, किसके बाद, जब उसने अपना पहला संविधान बना लिया, इसके बाद उसने क्या किया, इसके बाद उसने क्या किया, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद जो कि मिस्टर जनरल अयूब खान ने क्या किया कि जो कि देश के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर लिया और खुद को चयनित करवा लिया इलेक्शंस के माध्यम से, और जो कि आपको सेटिस्फाई कौन करता है, ऑप्शन सी सेटिस्फाई करता है। चलो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 को देखें तो सेंटेंस कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। मतलब क्या कहता है, पैसिव वॉइस में जो ऑप्शन सही तरीके से लिखा गया है उस ऑप्शन का चुनाव करके आप मुझे बताओ। तो चलो देखते हैं क्या कहता है सेंटेंस, द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम अ डायरेक्टर। शेयर होल्डर्स उसे किस रूप में जो कि चुनाव करेंगे, डायरेक्टर के रूप में उसका चुनाव करेंगे, मतलब क्या, चयनित करेंगे, उसका चयन करेंगे, उसका किस रूप में, डायरेक्टर के रूप में। तो जरा सोच के देखो, सब्जेक्ट है, विल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो अगर गिवन सेंटेंस आपका फॉर्म हुआ है सब्जेक्ट, कोई भी मॉडल्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, अल्टीमेटली पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, मॉडल्स के साथ बी प्लस V3 करो और शुरू के सब्जेक्ट को प्रीपोजिशन बाय लगा करके अंत में रख दो। तो क्या करोगे, ही विल बी इलेक्टेड द डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर्स, ये होना चाहिए। देखो ऑप्शन, तो ही विल बी इलेक्टेड डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर्स। तो यहां पर देखो अनावश्यक रूप से जो एच का प्रयोग किया गया है इसको सिर्फ एलिमिनेट कर दो, बाकी ये ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। अब आप कहोगे सर ही विल बी इलेक्टेड अ डायरेक्टर, क्या ये नहीं कर सकता क्या, यहां पर देख रहे हो कि शेयर होल्डर्स स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अगर यही इंडेफिनिट प्रोनाउन इस जगह पर होता और तब जाकर के ये दो आंसर करेक्ट होते तो पहले वाले को एलिमिनेट करके विदाउट बाय प्लस एजेंट वाले को इसको हम करेक्ट कर लेते, लेकिन इसको हटाए जाना संभव नहीं है, इसीलिए क्या करोगे आप, सिर्फ यहां से एज हटा दो और बाकी यही ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। देयरफॉर योर आंसर इज ए। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है व्हाट डज द इडियम बाइट द बुलेट मींस। ठीक है, बाइट द बुलेट मींस इसका मतलब क्या होता है, इफ यू आर बाइटिंग द बुलेट इट मींस यू आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आप किस दौर से गुजर रहे हो, बड़े ही मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हो, यू आर एक्सपीरियंसिंग, क्या हो जाएगा, अनप्रेजेंट सिचुएशन, एंड यू आर फेसिंग द सिचुएशन वेरी बोल्डली, और बड़े साहस के साथ उस जो है क्या कर रहे हो, अनप्रेजेंट सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो। इसका अर्थ ये होता है बाइट द बुलेट। और ऑप्शंस पे अगर हम नजर डालें तो इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग कौन सा होगा, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज, साहस के साथ जो है कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका है 87। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 87 पे नजर डालें, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब क्या, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन का चुनाव करें। मतलब अप्रोप्रिएट ऑप्शन में जो अप्रोप्रिएट वर्ड है उससे इस रिक्त स्थान की क्या करनी है, हमें पूर्ति करनी है। तो चलो आते हैं सेंटेंस देखते हैं क्या कहता है। द चेरिस्मेटिक लीडर्स स्पीच, चेरिस्मेटिक लीडर
इफ यू आर अ चेरिस्मेटिक लीडर, इसका मतलब क्या हुआ? प्रभावशाली, आप जो कि क्या हो? व्यक्तित्व के धनी हो। इसका मतलब आप कैसे नेता हो? इसका मतलब क्या? प्रभावशाली नेता हो आप। तो क्या कहता है कि द चेरिस्मेटिक लीडर्स स्पीच वर नोन फॉर देयर, इसका मतलब क्या हुआ? जो ये प्रभावशाली नेता थे उनको जाना जाता था, किस चीज के लिए जाना जाता था? फॉर देयर, ठीक है। जब वो प्रभावशाली तरीके से वो स्पीच देता था तो उससे लोग क्या हो जाते होंगे? कन्विंस्ड हो जाते होंगे, मंत्रमुग्ध हो जाते होंगे, उनकी बातों को क्या करते होंगे? दिल से एक्सेप्ट करते होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब चेरिस्मेटिक लीडर अपने स्पीच को डिलीवर करते होंगे तो उसका जो है कि बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता होगा लिसनर्स को। इसीलिए ऐसे नेताओं को बुलाया जाता होगा ताकि जो कि हम क्या कर सकें? लोगों को मोटिवेट कर सकें, ताकि वो अच्छा डिसीजन ले सके और अच्छे डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स को लगा सके। तो यही सेंटेंस कहता है द चेरिस्मेटिक लीडर्स स्पीच वर नोन फॉर देयर, क्या करोगे? किस चीज को लेकर के जाना जाता था? तो क्या करोगे? प्रोफाउंड इंपैक्ट, गहरे प्रभाव को लेकर के जाना जाता था। किस मामले में? मोटिवेटिंग पीपल टू टेक पॉजिटिव एक्शंस, ताकि लोगों को मोटिवेट करके जो कि उससे सकारात्मक कदम वो उठा सके, ठीक है। और क्या कहोगे? पॉजिटिव डायरेक्शंस में पॉजिटिव कदम उठा सके, सही निर्णय ले सके, सही कदम उठा सके। तो इसीलिए क्या करोगे? एज पर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इट्स डिमांडिंग यू प्रोफाउंड एंड विच इज मेंशन्ड इन द, क्या कहोगे? बी वाले ऑप्शन में आपका ये क्लियरली मेंशन है, देयरफॉर योर आंसर इज बी। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 88। अब देखो क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है कि पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। क्या कहा जा रहा है कि ऑप्शंस के रूप में दिए गए हैं पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस के। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। आपको क्या कहता है कि आप ऐसे ऑप्शन का चुनाव करो जिस ऑप्शन में क्या दिख रहा है? आपको एरर दिख रहा है। तो एरर हमको ढूंढना किस में है? ये गिवन सेंटेंस में। और गिवन सेंटेंस है क्या आपके पास? आप क्या कहोगे? सर गिवन सेंटेंस ये है, और सेंटेंस क्या कहता है कि नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री, इस देश का कोई भी जगह, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग। इसका मतलब क्या कहता है? इस देश की कोई भी जगह उतनी अच्छी नहीं है जितना कि कौन है? गुलमर्ग, जो कश्मीर में पड़ता है। उससे बेहतर जगह अपने देश में कोई भी नहीं है, उसके जैसा अच्छा कोई भी जगह नहीं है। तो इसका मतलब देखो कि इसी बात को कहने के लिए इसने क्या किया है? सो और एज का प्रयोग किया है। और सेंटेंस नेगेटिव है तो सो एज का प्रयोग तो होना चाहिए। चलो यहां तक तो आपका सही है, लेकिन आपको यह बात अच्छी तरह से पता है कि अगर एज वाले एक्सप्रेशन हो या कि सो एज वाले एक्सप्रेशन हो, इस बीच में जो जिस ग्रामेटिकल प्रोफाइल के शब्द यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। और वो एडजेक्टिव किस डिग्री के होते हैं दोस्त? पॉजिटिव डिग्री के होते हैं। तो क्या करोगे? बेटर तो कंपैरेटिव डिग्री में है, यही आपका एरर हो गया। तो बेटर के बदले आपको यहां पर क्या यूज करना चाहिए? एज गुड एज या सो गुड एज। तो इसका मतलब एरर के बारे में आप क्या कहोगे? एरर किस पार्ट में आया है? तो क्या कहोगे? इन दिस कंट्री इज इन गुलमर्ग कश्मीर, नो अदर प्लेस, सो बेटर एज। तो यहां पर देखिए आपको क्या करना चाहिए था? सो गुड एज। सो गुड एज करोगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, देयरफॉर योर आंसर इज डी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 89। अब क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है? अगेन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। कहता है एक सेंटेंस में मैंने एक सर्टेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस को अंडरलाइन किया है और आप ये जज करके देखो इसके बदले क्या किसी को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है क्या? इसकी जगह दिए गए ऑप्शंस में से किसी को लाया जा सकता है क्या? तो चलो पढ़ के देखते हैं वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। सेंटेंस कहता है रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स। मतलब क्या हुआ कि मेढक की जो क्या कहते हैं रेयर स्पीसीज, मतलब क्या कहिएगा? बड़ी मुश्किल से पाई जाने वाली जो प्रजाति है, मतलब क्या विरले ही पाई जाने वाली जो मेढक की प्रजाति है, वर यहां पर देखो क्विकर आइडेंटिफाइड। ये देखो क्या कि आइडेंटिफाई करना, ये क्या है? वर्ब है। सोच करके देखो अगर यहां नाउन होता तब आप क्या करते? क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट अगर आप करते हैं तब जाकर के एडजेक्टिव से नाउन को क्वालिफाई करते हैं। लेकिन ये क्या किया गया कि बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया गया स्टेला के द्वारा। इसका मतलब क्या? वर्ब को क्वालिफाई करने की बात चल रही है और जब वर्ब को क्वालिफाई करोगे तो एडवर्ब ऑफ मैनर से करोगे। तो यहां क्विकर ना यूज करके अगर मैं यहां पर लिखूं क्विकली तो मैं क्या कहूंगा? रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकली आइडेंटिफाइड बाय स्टेला। तो रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स को जो है कि बड़ी जल्दी ही आइडेंटिफाई कर लिया गया, किसके द्वारा? स्टेला के द्वारा। चलो ठीक है, सही है। तो ये देखो फ्रॉग्स की प्रजाति है, यहां तो बिल्कुल ऑफ सही है और वहां पर क्या करोगे? क्विकली को यूज करोगे। तो चलो देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या ये टू है? नहीं होगा। इन है? नहीं होगा। ठीक है। और यहां पर देखिए क्विकलियर है, इसका मतलब क्या? ये नहीं होगा। इट मींस योर गिवन ऑप्शन में से अगर देखें तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑफ फ्रॉग्स वर क्विकली
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अब अगर मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 90 को देखता हूं तो देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 90 कहता क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। कहता है कि ये जो मैं लैंग्वेज लिख करके दे रहा हूं, ये जो बातें मैं कह रहा हूं, इतने शब्दों के बदले अगर मैं सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करूं तो बताइए अनेक शब्दों के बदले में मैं जिस एक शब्द का प्रयोग करूं, गिवन ऑप्शंस में से कौन सा है वो शब्द? ठीक है, और जो बात को मैं डिफाइन करना चाहता हूं, पढ़ के समझ लो कि पूछ क्या रहा हूं, इसके बाद गिवन ऑप्शंस में से आप सिलेक्ट करके मुझे बताओ। सेंटेंस कहता है एन ऑफ एन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस। अक्सर देखिएगा कि कभी कभी आप जब ख्यालों में खोते हो, या अगर मान लो स्वप्न दृष्टा हो आप, अगर आप चाहते हो कि जो कि क्या कि एक ऐसे समाज की स्थापना करें, या हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां पर हर चीज परफेक्ट कंडीशन में हो, जहां पर रहने वाले लोग जो कि क्या कहते हैं कि बहुत खुश हो, जहां पर किसी भी तरह की दुख तकलीफ व्यवधान किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो जीवन जीने में, और जीवन जीने में भी मजा आए, तो क्या कहता है ये कल्पना जो करते हो ऐसे जगह की कल्पना में कर लूं, तो इस जगह की कल्पना जो करते हो ऐसे जगह को हम क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसे जगह के लिए जब आप शब्द का प्रयोग करते हो तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब क्या हुआ? जहां कल्पना करते हो ऐसे जगह के बारे में जहां पर सब कुछ सकारात्मक है, जहां सब कुछ बेहतर है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, लोग सेटिस्फाइड हैं अपने जीवन से, लोगों के जीवन में किसी भी तरह के सफरिंग्स आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसी चीजों की कल्पना कर रहे हो जो कंप्लीटली क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण से सोच रहे हो। लेकिन अगर इसी के जस्ट अपोजिट सोचें कि अगर आपको लगे कि ऐसे प्लेस की कल्पना कर रहे हो जहां चारों तरफ जो कि कहते हैं परेशानी ही परेशानी है, लोग जो कि कहते हैं तकलीफ में हैं, तो पॉजिटिव की बजाय अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे तो इसी का जस्ट जो अपोजिट होता है इसी को क्या कहता है? डिस्टोपिया। तो क्या हो गया? यूटोपिया का जस्ट अपोजिट क्या हो गया? आपका डिस्टोपिया। बाकी शब्दों को अगर हम देखें तो देखो बाकी शब्द क्या कहता है। पहला है इन्फर्नो। इन्फर्नो का मतलब क्या होता है? अ लार्ज फायर। क्या कहोगे कि बहुत बड़ी आग। ठीक है, या तो इसके लिए भी यूज किया जाता है, या तो आप क्या कहोगे? हेल लाइक सिचुएशन। हेलिस सिचुएशन के लिए भी किसको यूज करोगे? इन्फर्नो। मतलब क्या हुआ? हेल लाइक सिचुएशन का मतलब क्या हुआ? बहुत ही खराब परिस्थिति, एक सिचुएशन को जो डिफाइन करते हैं जो कितना बदतर हो सकता है, उसके लिए भी हम इन्फर्नो शब्द का प्रयोग करते हैं। और बचा आपका एक क्या? यूफोरिया। ठीक है, स्टेट ऑफ परफेक्ट ब्लिस, स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस। क्या कहते हो कि ये जो क्या होता है कि असीम खुशी की जो अवस्था होती है मानसिक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूफोरिया कहते हैं। तो अगर हम अब अपने ऑप्शंस पे आए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के तौर पर अगर हम शब्द का प्रयोग करें तो क्या होगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आवर आंसर विल बी डी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 91। अब अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 91 को देखूं, क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स का चुनाव करें। सिनोनिम्स समान अर्थ रखने वाले। अब यहां पर देखो क्या है? पग्नेसियस। पग्नेसियस का मतलब क्या होता है? एक तरह से क्या कहोगे? फास्टिडियस नेचर का होता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं माई यंगर सिस्टर इज ऑफ पग्नेसियस नेचर, इसका मतलब क्या? मेरी जो छोटी बहन है वो किस तरह के नेचर की है, किस तरह के स्वभाव की है? तो आप क्या कहते हो? पग्नेसियस नेचर की है। इसका मतलब क्या हुआ? वो बहुत ही चुलबुली भी है, फास्टिडियस भी है, जिद्दी भी है। ठीक है, किसी भी बात पर अगर मैं उसे तर्क वितर्क करना चाहूं तो वो जो कि इतनी उत्सुक रहती है कि कब मैं आर्ग्यू करने को तैयार हो जाऊं, कब मैं अपने पॉइंट्स को सही साबित करने में तैयार हो जाऊं, और इसके लिए पॉजिटिवली उसको लड़ना झगड़ना भी पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार रहती है। तो इसी कंटेक्स्ट में आप किस शब्द को यूज करते हो? पग्नेसियस। और पूछ रहा है इसी के सिनोनिमसली आपको पूछ रहा है कौन सा शब्द होगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? बेलिजरेंट। हम लोग कहते हैं कि ये लड़ाकू है। लड़ाकू है। लड़ाकू का मतलब क्या हुआ? ये न्यूट्रल वर्ड है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों में यूज कर सकते हो। द पर्सन इज ऑफ फास्टिडियस नेचर। चलो बाकी शब्दों को अगर हम देखें तो यहां पर देखो डॉगमेटिक जो लोग होते हैं, ठीक है, डॉगमेटिक जो लोग होते हैं ये देखो कि दीज पीपल एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस वेरी स्ट्रांगली। और स्लाई जो होते हैं लोग, ये क्या होते हैं? कनिंग होते हैं, धूर्त मिजाजी होते हैं। और अगर आपके कुछ अलाय हैं तो इसका मतलब वो कौन है? आपके सपोर्टर हैं। सपोर्टर हैं। और अलाय क्या है? आपका नाउन है। इसका प्लुरल फॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा? ALLIES, अलाइज। ठीक है, आपके अलाइज मतलब आपके सहयोगी, आपके सहयोगी मतलब आपके सपोर्टर्स। देयरफॉर वी हैव कम टू द आंसर एंड आवर आंसर इज ए। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि मुझे एंटोनिमस मतलब क्या हुआ? कि मुझे एंटोनिम्स का चुनाव करके दें। और किस शब्द के अगेंस्ट मुझे एंटोनिम्स का चुनाव करके दें? मैंने एक सेंटेंस लिखा है, उनमें एक सर्टेन वर्ड को मैंने अंडरलाइन करके रखा है। आप उसी के विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द का चुनाव करके आप मुझे दो। सेंटेंस क्या कहता है? कि देयर स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स एट द हाईएस्ट लेवल आर बीइंग अटरली इग्नोर्ड। मतलब क्या? उसके जो
स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अचीवमेंट्स हैं हाईएस्ट लेवल पे, उनको क्या किया जा रहा है, पूरी तौर पर इग्नोर किया जा रहा है। तो यहां पर देखो अटरली का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली। ठीक है, तो अटरली इग्नोर किया जा रहा है, तो इसी को क्या कहोगे कि आप जो कि इसका अपोजिट लोगे, पूर्ण रूपेण किसी भी चीज को इग्नोर किया जाना, तो इसका उल्टा क्या होगा, आंशिक रूप से कम इग्नोर किया जाना, इस अर्थ में लोगे तो क्या कहोगे, मिनिमली। तो क्या करोगे, योर आंसर इज ए। टोटली का मतलब क्या हुआ, कंप्लीटली के अर्थ में यूज किया जाएगा। एक्सट्रीमली का मतलब क्या हुआ, एक्सेसिवली हो गया। करेक्टली का मतलब क्या हुआ, सही तरीके से। तो मतलब क्या हुआ, गिवन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग और शब्द के अगेंस्ट अगर हम एंटोनिमस का शब्द का चुनाव करें तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या निकल करके आएगा, मिनिमली आएगा। एंड योर आंसर इज ए। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 93। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर क्या देखा है, 93, और सबसे पहले इसके अगर हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ करके देखें तो चलो देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस कहता क्या है। इंस्ट्रक्शंस कह रहा है आपको सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन बोल्ड। क्या कहता है कि ये देखो, ये जो फ्रेज मैंने लिख करके रखा है ना, आप मुझे बताओ कि इनमें जो मैंने क्या किया है, एक फ्रेज का इस्तेमाल किया है, इसका सही अर्थ क्या होता है, गिवन ऑप्शंस में से मुझे चूज करके बताओ। जैसे देखो, अब अगर आप कहते हो कि योर सो कॉल्ड फ्रेंड, आपके जो तथाकथित मित्र हैं, हैज कुक्ड योर गूस, इसका मतलब क्या हुआ, उसने क्या किया है, आपके जो कि कहता है बत्तख कह लो, मुर्गा मुर्गी कह लो, उसको पका करके खा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां शाब्दिक अर्थ में नहीं जाना, उसने क्या किया कि हैज क्या किया है, कुक्ड योर गूस। इसका मतलब क्या हुआ, उसने क्या किया है, आपने जो योजनाएं बनाई थी उस पर पानी फेर दिया। कहने का मतलब क्या हुआ, आपके विकास के रास्ते को बाधित कर दिया है। जिसको आप तथाकथित अपना मित्र बताते थे, उसी ने आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कहता है इस अर्थ में अगर हम देखें चार ऑप्शन में से किसको लिया जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, टू इंटरफेयर विथ, मतलब क्या हुआ, उसने क्या किया है, दखलंदाजी की है। इसके बाद डिसरप्ट, बाधित किया, ठीक है, एंड रून समथिंग फॉर समवन, और क्या किया कि आपके लिए जो चीजें अच्छी थी, आपके लिए जो सफलता का सूचक होता, उस चीज को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। और इसी कंटेक्स्ट में हम यूज करते हैं कुक वंस गूज। हालांकि ये ओल्ड फैशन इडियम है, बहुत कम आजकल देखने को मिलता है, लेकिन अगर आया है तो आपको आंसर टिक आउट करना ही करना है। देयरफॉर योर आंसर इज ए। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 94। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 94 को देखें तो कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या कहता है कि आप फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आप अप्रोप्रिएट ऑप्शन का चुनाव करो। तो अब ये देखो, जब आप बाकी सारे ऑप्शंस देखते हो तो सारे ऑप्शंस ब्रेक और ब्रेक्स के बीच में है। तो आपको जानना होगा, अगर आप मान लो कि अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाता है, BRAKE, ठीक है, और पुलर नंबर में रखोगे तो ब्रेक्स हो जाएगा। अगर किसी भी चीज को तोड़ फोड़ करते हो तो ये क्या होता है, BREAK, ठीक है, ये होता है। अब सेंटेंस में देखो डिमांड क्या कह रहा, किस अर्थ में, किस ब्लैंक्स में किस शब्द की डिमांड है। देखो क्या कहता है कि इट्स फनी, बहुत ही फनी है ये बात, हाउ एवरी टाइम ही फेल्स टू अप्लाई द खाली जगह एंड द ग्लास। ये बड़ा ही जो कि कहते हैं ये फनी मैटर है, हर बार जो कि क्या कहते हैं वो ब्रेक लगाने में असफल हो जाता है और जिसकी वजह से क्या करता है वो ग्लास को तोड़ देता है। तो कहने मतलब पहले ब्लैंक्स के लिए आपको क्या चाहिए, ब्रेक, जो गाड़ी में लगाओगे जिससे कि गाड़ी रुक जाए। तो उसके लिए क्या करोगे, आप इस ब्रेक का इस्तेमाल करोगे। और इसके बाद क्या होगा कि ब्रेक लगाने में विफल होगे तो कांच को क्या करोगे, तोड़ दोगे आप। और कांच टूटेगा तो क्या करोगे, BREAK होगा। तो ये देखो पहला मुझे चाहिए BRAKES, ये देखो नहीं है ब्रेक्स, BRAKES चलेगा, BREAK नहीं। इसके बाद देखो BRAKES, ये देखो। तो अगर हम पहले शब्द को देखें तो पहला शब्द में आपका ए वाला भी सोच सकते हो इसके बारे में और सी वाले को सोच सकते हो, दो आपने एलिमिनेट किए हैं। अब देखते हैं दूसरा। अब अगर हम दूसरा देखें तो यहां पर देखो क्या करोगे, ये वाला एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये ब्रेक क्या हो गया, फिर से ब्रेक के ही अर्थ में ये क्या किया है, सेम टू सेम रख दिया है, तो ये क्या है, गलत हो गया। अब बचा क्या, ए आपके एलिमिनेट हो गए। अब बचा कौन, सी, ये देखो ब्रेक्स, ठीक है। और यहां पर देखो क्या हुआ, ब्रेक्स, ये है ब्रेक जो लगाओगे और ये है ब्रेक्स जो शीशा तोड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, योर अप्रोप्रिएट आंसर इज सी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 95। अब अगर हम 95 नंबर के क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, समान अर्थ रखने वाले शब्द। गिवन वर्ड कौन, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, स्थिर है कोई चीजें अगर स्थिर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिनोनिमस क्या हो जाएगा, योर आंसर इज सी, ठीक है। अगर कोई भी चीज अगर पोर्टेबल है, आपको याद आएगा पुराने जमाने का ओनिडा टीवी जो पापा खरीद के लाए होंगे फॉर द फर्स्ट टाइम एट योर होम, तो वहां देखते थे वो क्या था, पोर्टेबल साइज का था। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, दैट कैन इजिली बी, ठीक है, दैट कैन इजिली बी कैरीड फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर।
जिसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह आप कैरी करके ले जा सकते हो, उसी को क्या कहते हो, पोर्टेबल कहते हो। ठीक है, इसके बाद के स्विंडल का मतलब क्या होता है, किसी को चीट करना, धोखा देना। और इसके बाद देखो जिसको आप कहते हो मोटल। ठीक है, मोटिल, मोटिल इज इक्वल टू मोबिल, और मोबिल का मतलब क्या हुआ, चलता फिरता, मूविंग। ठीक है, तो ये देखो मूविंग के अर्थ में यूज करते हैं, जो गतिशील है। स्विंडल मतलब क्या होता है, चीट करना किसी को। इसके बाद देखो स्टील तो स्थिर हो गया। पोर्टेबल मतलब क्या, दैट कैन बी कैरीड फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर, तो इसका मतलब है जिसको एक जगह से दूसरे जगह कैरी करके ले जाया जा सके। तो क्या करोगे, हमें तो स्थिर चाहिए, स्थिर के अर्थ में क्या चाहिए आपको, सी है, और सी ही आपके अप्रोप्रिएट आंसर है। चलिए आते हैं लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब अगर हम लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को देखें तो जब आप इस पैसेज को गो थ्रू करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, इकोनॉमिक्स का एक पीस ऑफ कंटेंट है। ठीक है, तो चलो एक पीस ऑफ राइटिंग को देखते हैं जो आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है। देखते हैं सेंटेंस कहता क्या है। सेंटेंस क्या कहता है कि देखो कंप्रीहेंशन क्या है, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। ठीक है, कुछ वर्ड्स डिलीटेड है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो यहां तक आपके क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, अब यहां से पैसेज आपका शुरू होता है। पैसेज क्या कहता है, इन रिसेंट ईयर्स। इन रिसेंट ईयर्स का मतलब क्या, हाल फिलहाल के ही कुछ सालों में क्या देखने को मिला, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया। तो क्या कहो, भारत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो हैं हैव बीन टेकिंग स्पेशल स्टेप्स। मतलब क्या हुआ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के जो है क्या कर रहा है कि हैव बीन टेकिंग इंपॉर्टेंट स्टेप्स, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। किस दिशा में, देखो। ठीक है, अब यहां देखिए स्टेप्स टू, खाली जगह फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो जरा सोच के देखो कि जैसे भारत में बेरोजगारी है, अगर फॉरेन कंपनी अगर हमारे यहाँ जो कि अपने उद्योग धंधों को लगाएंगी तो सबसे पहले क्या, वह कर के रूप में बहुत सारा फायदा होगा। इसके बाद देखो अगर मान लो कि जिस तरह से आप देखते हो, जैसे देखो मल्टी ब्रांड शोरूम वगैरह जो देखते हो, मॉल्स वगैरह में जो खुलते हुए देखते हो, जैसे वॉलमार्ट जैसे जो आए थे आपके चेन, अगर वैसी कंपनियां हमारे भारत में खुलेंगी तो क्या होगा, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरली जो कि हमें क्या होगा, फायदा मिलेगा। इसके बाद वो अपने उद्योग धंधों को चलाएंगे तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, इंप्लॉय चाहिए। हमारा जो कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है, इनमें से बहुतों को क्या होगा, रोजगार मिलेगा। अब उन दुकानों में जो चीजें बेची जाएंगी, अगर मान लो कि अगर जो कि वहां ताजी सब्जियां और फल बेचे जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कंपनियां विदेशी है तो उसमें मिलने वाले सब्जियां विदेशों से ला करके यहां बेची जाएगी? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं। तब आप क्या कहोगे, सर ये लोकल मार्केट से प्रोक्योर करके वो क्या करेगा, बेच देगा चीजों को। तो हमारी केंद्र सरकार और साथ साथ राज्य सरकार दोनों इस दिशा में प्रयासरत है लंबे समय से कि हम फॉरेन कंपनीज को अपने यहां अट्रैक्ट करें, कुछ ऐसे लुभावने चीज दें जिसकी वजह से वो क्या करे, अपना सेटअप हमारे यहां करे और हमारी स्थिति में सुधार आए। ठीक है, तो ये जनरली देखोगे जब फरवरी के महीने में देखोगे जब बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, जब बजट प्रस्तुत किया जाता है उसी के तहत ये टारगेट लिया जाता है कि हम क्या करेंगे, एफडीआई को बढ़ावा देंगे। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो वहां आपको पता चलेगा कि जब कोई भी निवेश हमारे भारत में आता है तो कितने रूट से आता है। अब डिटेल में पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक रूट से आता है, इसके बाद अप्रूव्ड रूट से आता है। हालांकि इकोनॉमिक्स का ये नहीं है सब्जेक्ट, इसलिए मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा, लेकिन पर्पस क्या है, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की ये कोशिश है कि हम क्या करें, फॉरेन कंपनीज को इनवाइट करें, अट्रैक्ट करें अपने देश में, ताकि वो अपने प्लांट लगाएं, मशीनरी लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, बिजनेस सेटअप करें। इससे क्या होगा कि हमें फायदा मिले। ठीक है, और साथ साथ क्या होगा कि जो कि कहता है कि जब वो अपना यहां लगाएंगे तो हम भी बेनिफिटेड होंगे। ये बात और है कि बेनिफिट उसको भी मिलेगा, लेकिन सबसे पहली बेनिफिट तो हमें मिलेंगी। चलो अब जरा सोच के देखो कि जब आप उसको अपने यहां इनवाइट करोगे तो क्या करोगे, वो क्यों आए आपके यहां, वो किसी अन्य देश में जाने की बजाय आपके देश में ही अपने प्लांट, मशीनरी, उद्योग धंधे क्यों लगाए? तो आप क्या कहोगे, अगर दूसरे देश में अगर यही वो प्लांट लगाएंगे हैं तो इसका मतलब हो सकता है उन्हें जो कि कर के रूप में जो है कि हैवी प्राइस पे करनी पड़े। अगर हम कहें कि अगर आप हमारे यहां जो कि कंपनियां अगर सेटअप करते हो तो फॉर 5 years यू वोंट बी हैविंग टू पे एनी सॉर्ट ऑफ चार्जेस। क्या करेंगे, हम आपको किसी भी तरह के चार्जेस जो कि क्या कहते हैं हम आप पे नहीं लगाएंगे। और यहाँ का लेबर लॉ कहता है कि अगर कोई भी विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ जो कि क्या कहता है कि अगर जो कि अपना सेटअप करती हैं तो उसमें लेबर लॉ कहता है कि लेबर जो आप मार्केट से रिक्रूट करोगे वो परमानेंट इन नेचर होना चाहिए। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने क्या कहा, अगर परमानेंट इन नेचर कर दें तो हो सकता है कंपनियां आने से कतराए। तो ऐसा करते हैं कि इसमें लिबरलाइज कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए जो कि चीजों को इग्नोर कर देते हैं। और लिबरलाइज करेंगे तो हमने क्या दिया, अगर आपको लगता है कि काम का लोड ज्यादा है, आपकी कंपनी को प्रोडक्शन ज्यादा करना है
एक सर्टेन टाइम में, उस समय में चाहो तो टेम्पररीली भी आप एम्प्लॉइज को रिक्रूट कर सकते हो मार्केट से, ठीक है। और हो सकता है कि 3 महीने के लिए आपने रिक्रूट किया, अब आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हो, ले ऑफ कर सकते हो अपने वर्कर्स को, ठीक है। सबके पीछे एक मकसद क्या है, किसी तरह से विदेशी कंपनियां हमारे यहां निवेश करें। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, सर्टेन जो कि क्या कहते हैं कि प्रोविजंस, रूल एंड रेगुलेशंस को लिबरलाइज किया गया, टैक्सेस हटाए गए 5 साल तक, ताकि उनको कंफर्ट जोन में लाएंगे, तभी तो वो इंटरेस्टेड होंगे हमारे यहाँ निवेश करने को। और इसी विषय वस्तु पर क्या किया गया, एक छोटा सा पीस ऑफ राइटिंग आपके सामने रखा गया है। और चलो अब पढ़ करके देखते हैं क्या किया जाए इसका। देखो कहा क्या जा रहा है कि इंडस्ट्री, अब यहां पर देखिए स्टेप्स 2, अब ये देखिए फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया, तो दोनों सरकार मिलकर के, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के क्या प्रयास कर रही है, किसी तरह से हम क्या करें, उसे जो कि कन्विंस करें, किसी तरह से उसे अट्रैक्ट करें अपने देश में, ताकि आकर के यहां वो अपनी कंपनियां लगाए। तो यहां पर क्या होगा, अगर देखो दिए गए ऑप्शंस में से आपका अट्रैक्ट है, तो क्या करोगे, अट्रैक्ट का प्रयोग क्या हम नहीं करें, तब आप क्या करोगे, अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज, हम उसको आकर्षित करें अपने देश में निवेश करने के लिए, इंडिया में निवेश करने के लिए। इसके बाद देखो फिर क्या कहता है, इंडस्ट्रियल जोन्स, ठीक है, कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसको सेज कहते हो। तो क्या कहते हैं कि इसके लिए क्या किया गया, सेज की स्थापना की गई। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर बीइंग, इसके लिए क्या किया जा रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्या किया जा रहा है, सेटअप किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो यहां स्टेब्लिश्ड होना चाहिए, क्योंकि बिंग लगा है तो पैसिव वॉइस V3 होगा, या तो क्या करोगे, स्टेब्लिश्ड करोगे। अगर स्टेब्लिश्ड के अर्थ में अगर दूसरे शब्द होंगे, सेटअप होगा, तो सेटअप का V3 भी सेटअप ही होता है, या तो यही 2 शब्द में से कोई ना कोई एक शब्द आएगा। तो क्या कहोगे कि यहां पर जो है कि दोनों सरकार मिल करके जो है कि क्या किया जा रहा है कि फॉरेन कंपनियों को अट्रैक्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है, प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए क्या किया गया, जिसको आप इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते हो, उसका जो है कि क्या किया जा रहा है कि स्टेब्लिश उसे किया जा रहा है। तो स्टेब्लिश के अर्थ में देखो आपके पास क्या है, सेटअप है, स्टेब्लिश नहीं है तो छोड़ दिया हमने। तो इसमें क्या करोगे, सेज का सेटअप किया जा रहा है, तो क्या करोगे, सेटअप का, ये देखो सेज का जो है कि क्या किया जा रहा है, स्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। इसके बाद देखो, जिसके तहत जो है कि जो भी कंपनियां हमारे देश में प्रवेश करेंगी, उसको जो कि वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज मुहैया हम कराएंगे, सुविधाएं हम उसे देंगे। किस तरह की सुविधाएं देंगे आप, उन सुविधाओं में क्या क्या चीजें शामिल होगी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल मतलब मनोरंजन से संबंधित, एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। और इस सेज के तहत हम लोग क्या करेंगे, इतनी सारी सुविधाएं जो कि हम प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद देखिए, कंपनीज दैट सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन सेज, खास करके वो सभी कंपनियां जो अपना प्रोडक्शन यूनिट कहां लगाती है, इस सेज में लगाती है, मतलब हमारे देश में लगाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। क्या कह रहा है, इफ दे सेट अप देयर फैक्ट्रीज विद इन आवर कंट्री, दे वोंट हैव टू पे सर्टेन टैक्सेस एटलीस्ट फॉर 5 years। क्या कह रहा है, 5 साल तक आपको किसी भी प्रकार के कर नहीं देने पड़ेंगे। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो, यहां पर देखो ब्लैंक्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज। तो क्या करेगा कि लेबर लॉज में जो कि सरकार ने क्या किया है, फ्लेक्सिबिलिटी दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 में देखो ऑप्शन आपके पास क्या है, ठीक है। अगर थर्ड में अगर हम ऑप्शन देखें, तो थर्ड में आपका क्या कहता है, इनवाइटेड, सफर्ड, ये रखो क्या कहता है, विंक्ड, और ये क्या है, अलाउड। तो जरा सोच के देखो, यहां पर क्या करोगे, थर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी, लेबर लॉज में जो कि फ्लेक्सिबिलिटी दिया है, तो इसका मतलब क्या किया है, फ्लेक्सिबिलिटी या तो ग्रांट किया है, ठीक है, या तो ये होता तो ये होता, या तो परमिटेड होता, या तो क्या करते हैं हम, परमिटेड करते हैं। और परमिटेड के ही अर्थ में अगर अन्य शब्द है तो हम क्या करेंगे, अलाउड को यूज करेंगे। और गिवन ऑप्शन में आपका दिया हुआ है अलाउड, देयरफॉर आपका ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक है। किस चीज की अनुमति दी है, फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज, ठीक है। तो हमारी सरकार ने क्या किया है, लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की है, अनुमति दी है, ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करे यहां। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज अलाउड कंपनीज, अभी हाल फिलहाल के सालों में सरकार ने क्या किया है, अनुमति दी है कंपनियों को। किस चीज की अनुमति दी है, तो यहां देखिए, मैनी ऑफ दीज प्रोविजंस, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए अनुमति दी है कि वो कंपनियां अगर चाहे तो मैनी ऑफ दीज प्रोविजंस को वो क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकती है, दरकिनार कर सकती है, नजरअंदाज कर सकती है। क्यों इग्नोर कर सकती है भाई, क्या कह रहा है, प्रारंभिक स्तर पर बहुत सारे प्रोविजंस हैं। इफ अ फॉरेन कंपनी वांट्स टू सेट अप देयर इंडस्ट्री, देयर बिजनेस विद इन आवर कंट्री, दे विल हैव टू गो थ्रू डिफरेंट प्रोविजंस। तो क्या कहता है कि हमें जरूरत है अभी उनसे निवेश करवाने की। तो क्या किया गया कि आपको जो कि कहता है सर्टेन प्रोविजंस मानना नहीं पड़ेगा, उस पे जो कि हम एक आंख बंद कर लेंगे और क्या करेंगे, आपको लिबरलाइज कर देंगे। और आप भी क्या करोगे, इग्नोर कर देना इन चीजों को। यू वोंट हैव टू अबाइड बाय दीज रेगुलेशंस,
ठीक है, तो इसीलिए देखोगे कंटेक्स्ट के हिसाब से यहां कौन फिट बैठता है, इग्नोर मेनी ऑफ दीज प्रोविजंस इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्या कहता है कि जो हमारा लेबर लॉ कहता है कि लेबर को हायर करोगे तो किस बेसिस पे हायर करना होगा, रेगुलर बेसिस पे हायर करना होगा। लेकिन इस मामले में चलिए मैं आपको क्या करता हूं, इग्नोर करता हूं। अगर आप टेम्पररी हायर करना चाहते हैं कर लो, ठीक है, लेकिन आ जाओ इंडिया आ जाओ। इसके बाद देखो कंपनीज हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबली फॉर शॉर्ट पीरियड। ठीक है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इन मजदूरों को अपने यहां जो कि रिक्रूट कर लो शॉर्ट पीरियड के लिए, अल्पकालिक समय के लिए, जब आपको जरूरत हो। देयर इज, जब आपको ज्यादा जरूरी हो, क्या जरूरी हो, ठीक है। अब यहां तक इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क, जब आपके यहां जो कि बहुत ज्यादा वर्क का प्रेशर हो, काम को कंप्लीट किया जाना हो, लेबर की कमी हो, तो उस समय में अल्पकालिक समय के लिए कुछ मजदूरों को रेगुलर बेसिस पे नहीं, टेम्परेरीली अगर आप हायर करना चाहते हो, रिक्रूट करना चाहते हो, तो चलो कर लेना। इस मामले में हम आंख बंद कर लेंगे, लेबर लॉज को क्या करेंगे, लिबरलाइज कर देंगे। और आप चलो क्या करना कि वर्कलोड ज्यादा होगा तो इंप्लॉइज को रखना, वर्कलोड खत्म हटा देना। चलो हम मान लेंगे इस बात को। इसके बाद देखिए, दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर। और ऐसा इसलिए किया जाता है या ऐसा इसलिए आप करते हो क्योंकि आप जिस किसी भी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो उसके कॉस्ट को कटिंग करने के लिए आप ऐसा करते हो। कि जो कि बरसाती मेढक कहते हो ना, कि जब जरूरत पड़ी तो हम इंप्लॉइज को हायर कर लेंगे, जब जरूरत समाप्त तो इंप्लॉइज को हटा देंगे। हाउएवर सम फॉरेन, ये देखो कंपनीज आर नॉट सेटिस्फाइड। हालांकि इतनी सारी प्रिविलेजेस देने के बाद भी कुछ कंपनियां हैं जो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, एंड दे आर डिमांडिंग मोर इन लेबर लॉज। अब ये देखो कहता है ना, दे आर डिमांडिंग मोर लेबर लॉज। वो लोग क्या कह रहे हैं कि लेबर लॉज में और ज्यादा चीजें जो कि क्या करो, फ्लेक्सिबल करो ना। कहता है ना, जब मुफ्त में कोई चीज मिलती है तो इंसान की फितरत क्या होती है, मुफ्त में दे रहे हो तो एक पीस और दे दो। ये बातें कही जा रही है, लेकिन उन्हें भूलना नहीं चाहिए, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। यहां पर रेवेन्यू जनरेशन, बिजनेस मेकिंग के आसार क्या हैं, विश्व के अन्य देशों की तुलना में क्या है, ज्यादा है। हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, क्या होगा, उसका बिजनेस ग्रो करेगा इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। हमारे देश में उसका बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा। आपने कभी ये सोच करके देखा है, भारत के साथ विश्व के अत्यधिक विकासशील देश नहीं बल्कि विकसित देश क्यों अच्छे संबंध बना के रखना चाहते हैं? क्योंकि विश्व बाजार में उसे एक बहुत अच्छा मार्केट दिख रहा है इंडिया, क्योंकि यहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति आय बढ़ता जा रहा है। डेवलपिंग से ये डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, तो जो व्यक्ति बाइक से चलता कर कार लेगा, ठीक है, और कार लेगा तो पहले 5-10 लाख की कार लेगा, तो एक समय आएगा कि 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की भी कारें वो खरीदेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उसको ये फर्टाइल मार्केट दिख रहा है। हाँ, नखरे तो करेंगे ना कि नहीं नहीं और प्रिविलेज दो, और प्रिविलेज दो तो मैं आऊंगा। तो देखोगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, इट्स रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टू गो थ्रू। तो चलो दोस्त, इसी एनालिसिस के साथ आज हम लोग इस विश्लेषण को यही विराम देते हैं, और एवरीडे की तरह फिर से मिलेंगे इसी चैनल पर, और दोनों मिल करके करेंगे एनालिसिस कल, और QIP होगा 1176। चलिए इसी के साथ समापन करते हैं सेशन को। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, and good night and goodbye. Thank you everyone. हाँ हाँ, ठीक है। जैसे, अच्छा, जैसे सही तरीके से किए थे वैसे ही करना है। क्या कर लें कि छोड़ दें? कर ही लेते हैं, बच्चे नहीं ना आए हैं, कर लेते हैं। इस पेज को भी लाना होगा ना शुरू में। चलो ठीक है, ला दीजिए।